हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और हमारी वीडियो जो लेक्चर आप देख रहे हो उनसे आप बहुत ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज बच्चों, आज हम शुरू करते हैं आप फिर से आपकी 10th क्लास, जो हम बाकी जो बचा हुआ है आपका जो चैप्टर उस पर डिस्कशन करेंगे। और पिछले जो चैप्टर में, पिछली जो वीडियो में हमने जो चैप्टर कवर किया है आपने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए भी होंगे और उनको रिवाइज भी किया होगा। तो आज जो पढ़ेंगे उसमें हम आज ये देखेंगे कि आज जो हमने कोफिशिएंट निकाला था, जो शून्यांक निकाले थे, गुणांक निकाला था, शून्यांक निकाले थे, उनमें संबंध क्या होता है, उनमें संबंध को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि ये इनका संबंध है या नहीं है, इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ में हम आज हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपका जो चैप्टर है इस वीडियो में ख़त्म हो जाए, ठीक है, पूरा हो जाए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं आपकी जो क्लास है आज की। बहुपद, बहुपद का ये आपका जो लेक्चर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, थर्ड, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गुणांक व शून्यांक के मध्य संबंध, ठीक है, गुणांक व शून्यांक के मध्य संबंध। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गुणांक क्या होते हैं, शून्यांक क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि गुणांक क्या होते हैं। हमने कोई भी एक बहुपद लिखा, जैसे ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऐसा लिखा था हमने, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। तो हमने ये देखा कि जहाँ जो ए है बी है ये क्या है, गुणांक है। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, बी क्या होगा, एक्स का गुणांक होगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। उनके साथ साथ में आपने ये भी देखा होगा शून्यांक क्या होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अपने पास में चर पद है एक्स, उसका कुछ मान निकाला था। उस मान को हमने फिर इसे इस बहुपद में रखा था। बहुपद में रखने पर हमारे पास में पी एक्स का कुछ मान आया था। उसी मान को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इस बहुपद का मान कहते हैं। और जो हमने बहुपद का मान निकाला, जो बहुपद का मान था, जैसे हमने इसको अंदर बहुपद के अंदर पुट किया, रखा, तो बहुपद का मान हमें जहां जहां शून्य मिल रहा था हमने उसको क्या कहा था, शून्यांक कहा था। किसको, चर पद के जो मान है उसको अगर हम बहुपद में रखें और बहुपद में रखने पर बहुपद का मान पी एक्स का मान हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो हमने उसी को, हम जो अक्स का जो मान था उसी को हमने क्या कहा था, शून्यांक कहा था, ठीक है। तो आज हम इन शून्यांक में और गुणांक के बीच में क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसमें कौन सा बहुपद पढ़ा था, घात के आधार पर हमने बहुपद पढ़ा था। सबसे पहले कौन सा था, रेखिक, रेखिक बहुपद था अपने पास में, ये पढ़ा था हमने। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये मैंने लिखवाया था आपको। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि जैसे ए का मान हम यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो रखते ही अक्स को हम जैसे जीरो से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बी। और बी क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, नियत राशि है। अगर नियत राशि है तो फिर ये क्या रह जाएगा, रेखीय बहुपद न रह करके क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक शून्य बहुपद रह जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या होता है, व्यापक। हम इसको ऐसा लिखते थे, ए एक्स प्लस बी, ऐसा लिखा था मैंने। इसके शून्यांक क्या होंगे, इसके शून्यांक क्या होंगे, अगर शून्यांक का मतलब क्या होगा, मुझे पी एक्स का मान क्या चाहिए, जीरो चाहिए। पी एक्स का मान क्या चाहिए, जीरो। अब पी एक्स का मान जो जो इसमें जो एक्स है, एक्स के वो मान जो मुझे पी एक्स का मान क्या देंगे, जीरो देंगे, हमें उन्हीं को क्या कहेंगे, शून्यांक कहेंगे। अब ये रेखीय बहुपद है तो रेखीय बहुपद का शून्यांक भी कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसके शून्यांक भी उतने होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी होगा। यहां से अगर एक्स का मान निकाले तो अपने पास क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। अब मान लेता हूं, माना एक्स बराबर के है, और के कौन सी वैल्यू होगी,
वो मान होगा जिसको हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आ जाएगा अपने पास में 0। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं k बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा। ये कौन सा संबंध होगा आपका? रेखीय बहुपद में शून्यांक और गुणांक के मध्य संबंध होगा। ठीक है, जैसे अब ये k कौन सा मान होगा? यहाँ जो x का जो मान होगा वो क्या होगा? k होगा। कब? जब x का मान यहाँ रखेंगे बहुपद का मान अपने पास में क्या आ जाए? 0 तब। ठीक है, और इसके गुणांक कौन कौन से होंगे? a का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक क्या हो जाएगा? a, और b क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस के साथ में। ठीक है, तो माइनस का b अपॉन a बराबर में k। ये कौन सा होगा आपका? रेखीय बहुपद में शून्यांक और गुणांक के मध्य संबंध। ठीक है, अब इसके बाद में हमने कौन सा बहुपद देखा था? इसके बाद हमने देखा था द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद है तो द्विघात का मतलब क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें दो घात होगी उस बहुपद की, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका जो व्यापक होगा, व्यापक पद या व्यापक रूप, ऐसा भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं, रूप भी बोल सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स, ऐसा लिखते थे हम। जहां क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ b इक्वल टू 0 हो सकता है, देखो क्या हो सकता है? b इक्वल टू 0 हो सकता है। ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो सकता है। कब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था एक, जिसमें हमने किया था 3x² + 4 इक्वल टू 0 पढ़ा था। अब देखो इसमें b का पद तो नहीं है, x वाला जो पद है वो नहीं है। x वाला पद नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कि इसमें b का मान क्या है? 0 है। जैसे हम b को, जो b का मान जो 0 है उसको यहाँ रखेंगे और x से गुणा करेंगे, अपने पास में ये वाला पद क्या हो जाएगा? 0। और हम किसी भी पद का मान 0 होता है तो हम उसको नहीं रखते हैं। ठीक है, पर यहाँ a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर a का मान 0 कर दिया तो a का मान 0 करने पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? x² वाला पद हट जाएगा। उसका हटने का मीनिंग क्या हो गया? मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी बहुपद में, इस वाले बहुपद में अगर x² का पद हट जाता है तो अपने पास में सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? bx + c बराबर px, जो क्या होगा? एक रेखीय बहुपद। फिर वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है। अब हमें क्या निकालना है? इसके शून्यांक। तो हम मान लेते हैं, माना ax² + bx + c बराबर में px। ठीक है, के दो शून्यांक कौन कौन से? अल्फा व बीटा है। अल्फा व बीटा होने का मतलब क्या हुआ? कि x बराबर में अल्फा है और x बराबर में क्या है? बीटा है। क्योंकि हम जब इसका गुणनफल करते हैं तो अपने पास में दो मान आते हैं x के, तो उसमें से x का एक मान क्या है? अल्फा, एक मान क्या है? बीटा है। ठीक है, जहां शून्यांक होने का मतलब क्या है? कि px का मान 0 देगा अपने को, जहां px बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से ऐसा लिख सकता हूं ax² + bx + c बराबर में 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इससे आगे समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर हम ऐसा करें x² + 5x² + 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा करें। ये इसको मैं कहता हूं x बराबर px कह देते हैं। इसको क्या है? ये px। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? px। तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में? देखो इस, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो मुझे इसके गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? गुणनखंड। तो कैसे करेंगे इसको? x² + 3x + 2x + 6 बराबर में px। क्यों किया? क्योंकि गुणनखंड कैसे करते थे? पिछली वीडियो में मैंने बताया गुणनखंड कैसे करते हैं। पहला वाला जो पद है उसको लास्ट वाले पद से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6x²।
तो बीच वाला जो पद है उसके कुछ इस तरीके से दो भाग करने हैं या इस तरीके से उसको तोड़ना है कि अगर उन दोनों भागों को, उन दोनों पदों को अगर गुणा करें तो अपने पास में क्या आ जाना चाहिए 6x², और अगर उन दोनों को जोड़े या घटाएं तो अपने पास में क्या आ जाना चाहिए 5x। अब देखो इन दोनों को जोड़े तो मेरे पास में क्या आ रहा है 5x आ रहा है, और जैसे इन दोनों को गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6 और x को से गुणा करेंगे तो 6x² होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में x, तो x प्लस 3, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में 2, x प्लस 3 होगा ऐसा। इसको बराबर क्या चल रहा है px, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर में px। अब यहाँ जो x के जो मान आएंगे वो px का मान क्या देंगे 0 देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम क्या मानते हैं कि x प्लस 2 बराबर में 0 ये लेते हैं, और x प्लस 3 बराबर 0। अब 0 लेने का मतलब क्या होगा कि px का मान क्या हो गया यहाँ पर 0, तो यहीं से अपने पास में x का मान क्या आता है -2 और x का मान क्या आता है यहाँ पर -3, ये आता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो 0 है, ठीक है, इस 0 को मैं अगर इस वाले पद को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लेके चलूं, जैसे यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये है, इसको अगर ऊपर वाले फॉर्म में देखेंगे कुछ ऐसा होगा। तो इस वाले पद को, क्योंकि अपने पास में यहाँ x बराबर क्या है अल्फा है -2 की जगह, और यहाँ x बराबर क्या है बीटा, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं क्या कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में px था। अब px का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है अपने पास में, क्योंकि कह रहा है ना px का मान क्या होना चाहिए 0, मतलब क्या मैं इसको इस ऑर्डर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ 0 ने मान के कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ये लो, अब 0 का भी खेल खत्म हो गया, तो यहाँ क्या जाएगा कांस्टेंट। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, हम इसको ये मान सकते हैं कि x प्लस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसी फॉर्म में होगा, क्योंकि जैसे इन दोनों को हम इक्वल करेंगे 0 के, तो वहां से अपने पास में प्लस में अल्फा मिल जाएगा और यहाँ से अपने पास में प्लस में बीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स में। अब इसको सोल्व करेंगे तो k तो बाहर रह जाएगा, इस तरह से रहेगा। अपने पास में क्या करना है, अब इसको गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं, पहले क्या करेंगे x को x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी x को किससे गुणा करेंगे माइनस के बीटा से, तो माइनस का x बीटा आ जाएगा, जिसको हम बीटा x भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इस माइनस अल्फा को किससे गुणा करेंगे x से, तो क्या आ जाएगा माइनस का अल्फा x होगा। फिर इसी को हम किससे गुणा करेंगे माइनस के बीटा से, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अल्फा बीटा होगा एज इट इज। यहाँ से देखो इसको और आगे कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा k, तो एज इट इज। ऐसे कैसे, इसको क्या लिखेंगे हम x²। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस भी है, तो एक तो माइनस हम बाहर रख सकते हैं, और क्या है x कॉमन है, तो माइनस का x बाहर रखा, या क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस में अल्फा बीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है अपने को, ऐसे कैसा, k को भी अंदर गुणा कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर kx² माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसा है। अब देखो यहाँ पर क्या है अपने पास में, एक तरफ क्या है अपने पास में x² के रूप में द्विघात बहुपद है, इधर भी क्या अपने पास में x² के रूप में द्विघात बहुपद है। मतलब क्या है कि मैं अगर इनके गुणांकों की तुलना करूं, गुणांक मतलब जैसे यहाँ पर x² गुणांक क्या है a, यहाँ पर x² गुणांक क्या है k, तो अगर इनके गुणांकों की तुलना करें तो गुणांक भी क्या होंगे इनके बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर। तो देखो यहाँ से अगर आगे निकाले तो a बराबर क्या आ रहा है अपने पास में k, क्योंकि यहाँ एक है, यहाँ पर x² गुणांक क्या है k, यहाँ पर x² गुणांक क्या है a। अगर यहाँ से हम x का गुणांक निकाले तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है b, इधर x का गुणांक क्या है माइनस, देखो x को छोड़ दो, बाकी का जो है वो उसका क्या है गुणांक, माइनस का k, और साथ में क्या है अल्फा प्लस बीटा होगा। यहाँ c के बराबर में क्या है, इधर c बराबर में क्या है यहाँ पर
के अल्फा बीटा, अचर पद के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमने क्या कर ली, समीकरण की तुलना। अब इन्हीं से हम रिलेशन निकालेंगे। कैसे? क्योंकि देखो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो बहुपद होता है, बहुपद के जो शून्यांकों का योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। या अल्फा बीटा का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए। ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो यहीं से हम देखो अपने पास में किसकी वैल्यू चाहिए, पहले अल्फा प्लस बीटा की। यहाँ कर लेते हैं। देखो अपने को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का के, बराबर में क्या है अपने पास में बी होगा। तो यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो क्या आ जाएगा, बी तो ऐसे कैसे, और के क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा अपने पास होगा। मेरे पास में देखो के बराबर में क्या है, ए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्यों? क्योंकि ए है किसके बराबर है, के बराबर। तो के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए। तो पहला आपका जो संबंध है किस किसके बीच में, गुणांक और शून्यांक के बीच में। तो पहला संबंध तो ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं हम। और यहाँ से जो दूसरा क्या निकलेगा अपने पास में, अचर पद के बीच में संबंध निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ से c बराबर क्या है अपने पास में, अल्फा बीटा इंटू के है। मुझे क्या चाहिए, अल्फा और बीटा, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा बराबर c एज इट इज, बटे में क्या आ जाएगा के। और के किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा संबंध। अब संबंध कितने होंगे, देखो संबंध कौन कौन से होंगे इनके मध्य। अब अपने पास में समीकरण कौन सी है, द्विघात समीकरण। जब समीकरण द्विघात है तो समीकरण का द्विघात होने का मतलब क्या हुआ, कि अपने पास में संबंध भी दो ही निकलेंगे। क्योंकि अपने पास में हल कितने हैं इस समीकरण के, अगर हम शून्यकों की बात करें तो शून्यक कितने अपने पास में दो है, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो उनके या तो हम उन दोनों को ऐड कर सकते हैं या उन दोनों क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो इन्हीं से अपने पास में ये दो समीकरण है, इन दो समीकरणों से अपने पास में क्या निकलता है, इनका संबंध निकलता है। ठीक है, तो हमने रेखीय बहुपद का भी देख लिया, द्विघात बहुपद का भी देख लिया। अब आपके सिलेबस में त्रिघात बहुपद नहीं है, लेकिन मैं उनका जो समीकरण का जो गुणांक और शून्यकों का जो संबंध है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये इनके बीच में संबंध होता क्या क्या है। उनका संबंध देखो, इनका आप वो वाला जो त्रिघात बहुपद है, अगर उनके शून्यांक और गुणांकों का जो संबंध है वो याद रखो या नहीं रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दो का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन वो लगभग आपके द्विघात समीकरण से आएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखो त्रिघात को बहुपद का व्यापक रूप मैंने क्या बताया था, मैंने लिखवाया था व्यापक रूप, आप सभी को याद होना जरूरी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। जहां क्या नहीं होना चाहिए, ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। क्यों नहीं होना चाहिए, सेम वही कंडीशन कि अगर यहाँ अगर 0 रखेंगे तो इससे गुणा होते क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का पद हट जाएगा, एक्स क्यूब पद हटते अपने पास क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण। ठीक है, ये अब देखो अगर मैं इसके शून्यांक माना कि क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। 0 नहीं करके हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, पी एक्स। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, पी एक्स। पी एक्स के 3 शून्यक, क्योंकि घात कितनी है 3, तो शून्यक भी कितने होंगे 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा हो तो अगर तीनों शून्यक होंगे तो क्या होगा, पी एक्स बराबर 0। अगर ये अपने पास में बहुपद है, इस बहुपद के ये 3 शून्यक है, मतलब क्या होगा, इनके मान उठाकर मैं इस बहुपद में रखूं तो मेरे पास में पी एक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्योंकि जीरो, जो जो अपने पास में बहुपद का मान जीरो देते हैं हम उन्हीं को शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा गामा और एबीसी में जो है इन्हीं में संबंध निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखेंगे हम उसमें क्या कर रहे थे, जो शून्यक है उनका योग करके निकाल रहे थे कि शून्यकों का योग है उसका बीच में संबंध, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इस वाले बहुपद के शून्यक हो गए, तो तीनों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। सेम वैसा ही है, बी क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, माइनस साइन के साथ में, और क्या होगा, ए क्या होगा यहाँ पर, एक्स क्यूब का गुणांक। आपका पहला संबंध तो ये होगा त्रिघात बहुपद में। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, देखो हम इसको क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका दूसरा संबंध होगा, दो दो शून्यकों का गुणनफल और उनका योग, जैसे अल्फा बीटा का गुणनफल हो गया फिर उनका जोड़, ऐसे करके तीनों को गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो अब किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए के बराबर है। सी क्या होगा, एक्स का गुणांक, और ए क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब अपने पास में एक और है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने घात होंगे उतने क्या होंगे, इसके संबंध होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर था तो वहां पर अपने पास में घात कितनी थी, दो, अपने पास में संबंध भी कितने निकले, दो। अपने पास में यहाँ पर जो घात कितनी है, तीन, तो यहाँ पर संबंध भी कितने निकले, तीन। अब देखो ये तो योग के रूप में है कि अपने पास में जो द्विघात समीकरण थी, द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा कि अपने अपन अब जो उसके शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा, इन दोनों का योग होगा और अल्फा बीटा का गुणनफल। तो ये तो किसके फॉर्म में हो गई, योग के फॉर्म में। अब क्या पढ़ेंगे हम गुणांक के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए। ठीक है, अब डी क्या होगा इसमें, अचर पद। ठीक है, डी क्या होगा इसमें, अचर पद, और ए क्या होगा इसमें, एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये किसके हो गए, आपके तीनों त्रिघात बहुपद के शून्यंक और गुणांकों में संबंध। ये आपको याद हो नहीं हो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मैंने तीनों पढ़ा दिए, तीनों क्योंकि आपके सिलेबस में तीन ही है। ये वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं दे रखा, स्टार मार्क करके रखा है और कह रखा है कि ये वाला है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के फॉर्म में है, नॉलेज के बेसिस के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, देखो ट्यूशन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो जैसे लिख लेते हैं, दिए गए समीकरण में गुणांक व शून्याङ्क के मध्य संबंध ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको क्या दे रखा होगा, समीकरण दे रखा होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर एक्स प्लस 6 इक्वल टू पी एक्स होगा, जहां क्या होगा, x बराबर -2 व x बराबर -3 इसके शून्यक होंगे। ठीक है, जहां क्या होंगे, x बराबर -2 और x बराबर -3 क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। अब देखो हमें पहला फॉर्मूला अपने पास में क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, इसी से निकाल रहे थे हम शून्यक। अब जब इससे शून्यक निकालेंगे तो b का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर, b का मतलब क्या हो गया, x का गुणांक था, x का मतलब -5 होगा, माइनस का माइनस, b का मतलब 5 और बटे में a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, -5। ये तो आपका पहला संबंध निकल गया। दूसरा क्या होगा,
अल्फा बीटा बराबर में क्या था अपने पास में, सी अपॉन ए, यही था। अब सी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया कि अल्फा बीटा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो सी अपॉन ए के बराबर आएगा। अब सी देखो क्या है इसमें, सी क्या था अपने पास में, अचर गुणांक, अचर पद था। अचर पद क्या अपने पास में 6, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर 6। अब ये सही है या नहीं, किसको क्या करके देखें कि ये सही है या नहीं। देखो अपने को जो शून्यांक दे रखे हैं, शून्यांक क्या है यहाँ पर अल्फा और बीटा, अगर इन दोनों का जोड़ करूं मैं तो मेरे पास में क्या आ जाना चाहिए -5। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं जोड़ूं तो मेरे पास में क्या आ जाना चाहिए -5, और इन दोनों को जब मैं गुणा करूं तो मेरे पास में कितना आ जाना चाहिए 6। देखो करके देखो, शून्यकों का योग कितना होगा, देखो शून्यकों का योग कौन सा, x और -3, तो -2 प्लस -3 कितना हो गया -5। तो शून्यकों को योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में -5। एक तो बराबर आ गया अपना, आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखो गुणनफल क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो मेरे पास कितना आ जाना चाहिए 6, तो -2 गुणा -3 कितना होगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। अपने पास में शून्यकों को गुणनफल किससे लिखते हम, अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा बराबर 6, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि हमने जो संबंध निकाला वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपके जो है क्वेश्चन ऐसे आएंगे और आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है वो आज ही समाप्त होता है, और आपके जो बुक है, बुक का जो चैप्टर है बहुपद का, आप उसको करके देख सकते हो। उसमें और बहुत सारी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन है, तो आप उनको निकाल सकते हो। अगर ये सब पढ़ने के बाद में आपको कुछ डाउट रहता है या फिर बाद आपको कोई सॉल्व नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो हमें कि आपकी जो डाउट है वो वहाँ लिख सकते हो। अगर होगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।